हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसका जो टॉपिक है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे जो हमारे आसपास जो काम हो रहे होते हैं, एक्टिविटी हो रही होती है, जैसे खेती, कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कि हमारा बैंक हो गया, हमारे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, हमारे आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे एक ग्रुप में। तो उसी का काम हम इस चैप्टर में करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम इसे सेक्टर्स कहते हैं। जब हम कोई किसी भी ग्रुप्स को क्लासिफाई करते हैं तो इकोनॉमिक्स से हम इसे सेक्टर कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलो हम पढ़ते हैं। तो इस फोटो में दिख रहा होगा एक लेडी है जो कि कुछ कहीं से प्लांट तोड़ रही है खेत से। और एक हो गए ये है भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं, गाय को चारा दे रहे हैं। और यहाँ पे है डेयरी प्रोडक्ट। ये है भाई साहब मछली मार रहे हैं, मुंह देखो इनका, खुश हैं एकदम। ये भाई साहब कुछ सामान बना रहे हैं। ये भाई साहब बैंक हैं। ये भाई साहब तो मिस्त्री हैं जो काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं कहीं पे। और ये हैं मैडम पढ़ा रही हैं। क्या पढ़ा रही हैं? ये तो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख रहे हैं। वाह वाह, खुश हैं एकदम। तो अब पढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है। सेक्टर्स मैंने जो बताया किया है, ये ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप। तो पहला सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा टर्शियरी सेक्टर। हमारे पास आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उनको इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो चलो प्राइमरी सेक्टर पे आते हैं पहले। प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब यही है कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड, गुड मतलब वही प्रोडक्ट या कुछ भी हम बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब यही है कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके मतलब उससे कुछ बना रहे हैं, जैसे ये नेचुरल रिसोर्स, जैसे नेचुरल रिसोर्स मतलब वही पानी, हवा, मिट्टी, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो उसको जब हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तब हम प्राइमरी सेक्टर वाला काम कर रहे होते हैं। जैसे ये हल चला रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं, ये डेयरी वाला, डेयरी वाली का है, ये फिशिंग कर रहा है आदमी, और यहाँ पे खेत है। खेत नहीं मतलब वही सब्जी है। तो यही समझ लो कि एग्रीकल्चर वाले काम और अदर रिलेटेड फील्ड इस सेक्टर में आते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, और अदर रिलेटेड चीज़ें जैसे कि फिशिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, ये सब इस फील्ड में आता है। सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का यूज करते हैं टू मेक देयर गुड्स। जैसे प्राइमरी सेक्टर इनका रॉ मटेरियल होता है कि बिना प्राइमरी सेक्टर के यूज किए ये सब इतना अपना वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बिस्किट है एक, तो बिस्किट कैसे बना? वीट से और शुगर से। तो वीट जो है वो कैसे बना? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। तो बिस्किट का जो रॉ मटेरियल है वो वीट हो गया, शुगर हो गया। तो ये सब ऐसे ही बनता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या? हमारा शुगर केन का एग्जाम्पल। शुगर केन एक फार्मर गन्ना बोता है, तो उससे क्या बनाता है? जब इंडस्ट्री में लेके आता है वो सब, तो क्या बनता है? उससे गुड़ बनता है। और दूसरा क्या है? चीनी बनती है। तो ये सब क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आ गए।
इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो काम होती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है और इसमें इंडस्ट्री ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसे कहा जाता है। तीसरा सेक्टर क्या है हमारा? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है। आगे समझते हैं सर्विस मतलब इसमें क्या है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, डॉक्टर हमें सर्विस देते हैं, टीचर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और ये वेयर हाउस। ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन मतलब इसमें मेन रोल होता है प्राइमरी सेक्टर वालों का और सेकेंडरी सेक्टर वालों का। सपोज करो अगर प्राइमरी सेक्टर, अगर जैसे वीट, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जा रहा है, तो उन्हें अपने शहर से दूसरे शहर में बेचना होगा सामान। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए, जहाँ की ट्रक रहे या कोई गाड़ी रहे जिसमें वो लोड कर सके। तो यहाँ पे काम आता है टर्सरी सेक्टर का काम। टर्सरी सेक्टर क्या करता है? उन्हें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, तो ये उन्हें सर्विस दे रहा है। और ऐसे सेकेंडरी सेक्टर का भी यही हाल करते हैं ये, कि अगर कोई कंपनी है, वो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हें अपने सामान को दूसरे देश में सब वो करना है, सेल करना है, या दूसरे शहर में देना है, तो कंज्यूमर तक वो कैसे पहुंचा पाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन से ही। और दूसरा क्या है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो उसे स्टोर करना पड़ेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें कहीं तो जगह चाहिए, तो उसमें भी टर्सरी सेक्टर वालों का काम होता है। कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, डॉक्टर जो हमें सर्विस दे रहे हैं, बैंक हमें सर्विस दे रही है, और टीचर तो दे ही रहे हैं। तो ये तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है, कि बिना प्राइमरी सेक्टर के सेकेंडरी सेक्टर का काम नहीं होगा, और सेकेंडरी और प्राइमरी के बिना टर्सरी का काम नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनका ट्रांसपोर्टेशन इनको जरूरत नहीं है और इनको जरूरत नहीं है, तो टर्सरी सेक्टर के ट्रांसपोर्टेशन को कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्राइमरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी, तभी टर्सरी सेक्टर में उसकी नीड बढ़ेगी, डिमांड होनी चाहिए ना। तो ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है। अब इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं, इंडिया में इसका क्या हाल है। फाइनल आप क्या समझेंगे? फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वही होता है जो ऐसा गुड्स, गुड्स मतलब वही है, इकोनॉमिक्स में हम गुड्स कहते हैं किसी भी सामान को, तो रीच द कंज्यूमर, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर मतलब कि हम तक जो प्रोडक्ट पहुंचता फाइनली। मतलब कि जब बिस्किट बनता है, तो बिस्किट हमारे पास जो हम खाते हैं वो डायरेक्ट हमारे पास पहुंचता है, कि हम उसे कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली। तो वो हो गया हमारा फाइनल गुड, बिस्किट फाइनल गुड हो गया। और बिस्किट के अंदर जो जो मटेरियल लगे हैं, उनका जो यूज़ करके हम बिस्किट बनाते हैं, तो वो जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे बिस्किट में हमारे क्या पड़ा है? व्हीट पड़ा है और शुगर पड़ा होगा, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। और ये कॉन्टेक्स्ट में चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो शुगर और व्हीट क्या हो गया? उसका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन अगर हम अलग से चीनी लेके आते हैं मार्केट से, तो चीनी तो उस वक्त हमारा फाइनल गुड है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया? शुगर केन, गन्ने से ही चीनी बनता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स उस वक्त शुगर केन हो जाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट पूरा। अब जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब एक कंट्री में, और प्रोडक्ट मतलब वही गुड्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स, गुड्स इसको कहेंगे, इसको याद रखने का तरीका। ग्रॉस मतलब टोटल, प्रोडक्ट मतलब गुड्स, डोमेस्टिक मतलब नेशनल। तो वही की वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है। फाइनल गुड्स और सर्विस का वैल्यू जो टोटल होगा एक कंट्री में जो प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी एक इंडिकेटर है एक इकोनॉमी का, कि हाँ वो कंट्री कितनी बड़ी है। शोज हाउ द बिग इकोनॉमी इज। जितनी ज्यादा अच्छी जीडीपी होगी उतना अच्छा देश की तरक्की होगी, ऐसा कहा जाता है।
ये ग्राफ 1 में हम जीडीपी देखेंगे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का। डेटा में उतना नहीं जाना है, लेकिन हम देखेंगे 73 टू 74 ये हाल था हमारी जीडीपी का, ठीक है। और 2013 से 14 में ये है। तो इसमें क्या लग रहा है कि इस वक्त प्राइमरी सेक्टर ब्लू कलर वाला, सेकेंडरी रेड कलर वाला, टर्सरी ग्रीन कलर वाला, ठीक है। तो प्राइमरी में देखो 1973 में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा था, फिर क्या था, सॉरी टर्शियरी सेक्टर था, फिर सेकेंडरी सेक्टर सबसे लास्ट में था। और अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। टर्शियरी सेक्टर सबसे आगे है परसेंट ये जीडीपी में, और उसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उसके बाद हमारा कहीं जाके प्राइमरी सेक्टर है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। और पर शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज में देखें अगर, तो उस वक्त इतना शेयर था टर्शियरी सेक्टर का, और प्राइमरी सेक्टर का उस वक्त इतना था। और अब देखो टर्शियरी सेक्टर का शेयर बढ़ गया और प्राइमरी सेक्टर का शेयर घट गया, और सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ा है पिछले के मुकाबले इन दोनों कंट्री। और अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट रेट में, इसमें दिख रहा है कि 71% लोग एम्प्लॉयड थे प्राइमरी सेक्टर में, और वो जीडीपी में कितने कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ 40% के अराउंड में। और 18% यहाँ पे है, और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, करीब 50% के अराउंड में। और ये 11% लोग 10% के अराउंड कंट्रीब्यूट कर रहे थे जीडीपी में। और जो कि अब 2017-18 का अगर आप देखें, तो 17-18 का अगर हम ग्राफ देखें, तो हम क्या कहेंगे कि 31% लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 70%। और जो 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, करीब कितना होगा, 10 12% के करीब। तो ऐसा लग रहा है ना कि 44% लोग एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितनी जीडीपी में, बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पे 31% लोग इतना ज्यादा कमा रहे हैं, देख लो। The value of all final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of sector पर। इसमें यही बताया कि जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है एक सेक्टर में या पर्टिकुलर सेक्टर में जो होता है एक साल में या पर्टिकुलर ईयर में, वही उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन बताता है। अब एक कॉन्सेप्ट है, सपोज करो एक खेत है, एक लैंड है, जिसमें हमें जरूरत है 4 लोगों की। तो एक परिवार है, तो उसके घर में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो क्या होता है कि 6 के 6 लोग उस खेत में जुट जाते हैं, वो अपना 6 के 6 लोग काम करते हैं उस खेत में, इसी खेत में। लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी थी हमारी, 4 लोगों की। तो लोग 2 लोग तो एक्स्ट्रा आ गए ना। और जो वो 2 लोग आए हैं, वो तो अपनी पोटेंशियल का पूरी तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है 2 लोगों की। और 2 लोगों की जगह वो कहीं और वो काम कर सकते थे, किसी और फील्ड में जाके वो कमा सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो इनको 6 लोगों में अपना शेयर करना पड़ेगा इनकम। और ऊपर से क्या हो गया, इनका पोटेंशियल भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। तो उन वो सब की जो कंडीशन थी, मुझे अभी बताता हूँ, ये सब की जो कंडीशन आती है वो अंडर एम्प्लॉयड की कंडीशन आती है, इन्हें कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब लोग डज नॉट हैव जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड होते हैं जब, तो यही है कि जब हम अपने पोटेंशियल का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और हम ज़बरदस्ती उस फील्ड उस जगह वर्क कर रहे हैं, और हमारा कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन हम अपनी पोटेंशियल पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वही डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आता है।
यही इसमें लिखा है कि वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, और भी बहुत जगह है कि कैजुअल, और भी जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की। कैजुअल वर्कर जो हैं अर्बन सर्विस सेक्टर में, शहर वगैरह में लोग डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए दौड़ रहे होते हैं। पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, रिपेयर पर्सन जो हो गए, जो रिपेयरिंग करते हैं, वो सब भटक रहे होते हैं रोज एम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत से लोगों को तो डेली वर्क ही नहीं मिलता, डेली काम ही नहीं मिलता। और सम वर्कर्स पुश कार्ट्स और सेल गुड्स ऑन द स्ट्रीट्स। और कुछ कुछ वर्कर तो बैलगाड़ी वगैरह और जो गुड्स होते हैं, कुछ सामान बेच रहे होते हैं। जैसे वो होता नहीं है कि हम जब गाड़ी वाड़ी चला रहे होते हैं कहीं, हम फोर व्हीलर वगैरह, और आस हम रोड साइड देख रहे हो तो वो सामान अपना, या जो शीशे पे लगाने वाला सामान आता है, वो बेच रहे होते हैं। उन सबको जोड़ लो, वो सब भी, उनका कितना ही इनकम हो जा रहा होगा। वो सब भी एक तरीके से अपनी फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। तो वो उनको कई डे ऑफन वर्क इंटायर डे बट अर्न वेरी लिटिल, पूरा दिन काम करते हैं लेकिन उनको जो अर्निंग होती है उनकी वो बहुत ही कम होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर कंटिन्यूज, मेथ मेनी पीपल जॉबलेस। अंडर एम्प्लॉयमेंट वही मैंने अभी बताया, जो कि जब हम अपने पोटेंशियल से ज़्यादा काम नहीं कर, सॉरी, हम अपने जो हमारी पोटेंशियल है उसमें नहीं काम नहीं कर पाते हैं, उससे कम ही काम करते हैं, तब अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन आता है। कि वही कि उस खेत में ज़रूरत नहीं थी 6 लोगों की, उस खेत में सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन कितने लोग लगे थे? 6 लोग। और 6 लोग वहां अगर ना लगे होते हैं, उसकी जगह पे 4 ही लोग लगे, तो वो 2 लोग कहीं और जाके अपना काम कर लेते हैं और पैसा कमा लेते हैं, तो जॉबलेस नहीं होते। इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइक वेल्स एंड डैम्स आर कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, अगर हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं लोगों का, ये इसमें बताया कि वेल्स और डैम्स बना के हम फार्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। रोड और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करके हम फार्मर्स को और बूस्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सके इजीली। अफोर्डेबल एग्रीकल्चर क्रेडिट नेबल, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो बैंक वगैरह लोन देती है, वो अगर अफोर्डेबल होगी, कम इंटरेस्ट रेट्स पे होगा, तो फार्मर्स को काफ़ी प्रॉफिट होगा, ताकि वो सीड्स, बीज वगैरह खरीद पाए, फर्टिलाइजर खरीद पाए और सामान खरीद पाए। सेटिंग अप इंडस्ट्री, सेमी रूरल एरियाज कैन जनरेट जॉब, दाल मिल्स और कोल्ड स्टोरेज। इंडस्ट्री को अगर सेट करेंगे सेमी रूरल एरिया, वहाँ पे हमारा क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा। ये सब वो बताया गया है इसमें, इस स्लाइड में मैंने ये बताया है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। एक्सपेंडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कैन क्रिएट लाख्स ऑफ जॉब। एजुकेशन अगर फोकस करें, हेल्थ केयर पे फोकस करें, तो लाख्स ऑफ जॉब हम बना सकते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, नर्सेज। टूरिज्म रीजनल क्राफ्ट्स ऑफ पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट विद प्रॉपर गवर्नमेंट। अगर टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट्स को पोटेंशियल अगर देखे और गवर्नमेंट इस पर फोकस करे, तो ये भी काफ़ी पोटेंशियल हो सकता है फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक स्कीम है एमजी नरेगा, 2005 में इम्प्लीमेंट हुई थी। गारंटी 100 डेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इंश्योरिंग इनकम सिक्योरिटी। ये गारंटी करता है 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ये स्कीम काफ़ी काम आया। अब नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सब्सक्राइब, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर खराब लगी वीडियो तो फीडबैक जरूर देना कमेंट